Hi guys, welcome to my channel RH Civil Law. I hope you are all well. Today I will discuss about core test. तो कोर हम लोग कब टेस्ट करते हैं, कोर कटिंग का क्या प्रोसीजर है, इसका स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या क्या कैलकुलेशन करना पड़ता है, कौन सा IS कोड को फॉलो करना पड़ता है, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो IS कोड 456 में दिया हुआ है कि अगर हम लोगों का स्ट्रेंथ अगर कम मिलता है तो हम लोग स्ट्रेंथ पता करने के लिए क्या करते हैं, क्यूब कास्ट करते हैं। क्यूब कास्ट करने के बाद CTM मशीन में हम उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोग देखते हैं। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर कम आ जाता है, जितना स्ट्रेंथ हमको चाहिए उतना अगर नहीं आता है, वो अगर फेल हो जाता है, तो उसका बाद हमको क्या करना पड़ेगा, कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो IS कोड 456 क्लॉज नंबर 17.8 में दिया हुआ है कि अगर आपका क्यूब फेल हो जाता है तो हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कर सकते हैं, करके देख सकते हैं उस स्ट्रक्चर का क्वालिटी का क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। तो उसको हम लोग बोलते हैं NDT टेस्ट, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में दो टाइप का टेस्ट रहता है, एक रहता है UPV अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी, और एक रहता है उसमें रिबाउंड हैमर। तो UPV में आपका क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चर पता चल जाता है, उसका क्वालिटी क्या है, गुड है या बैड है या पोर है, सब कुछ बारे में पता चल जाएगा, हनीकॉम है या क्या है अंदर, सही सब कुछ सही है या नहीं, और आपका डेंसिटी वगैरह सब सही है या नहीं, वो सब पता चल जाएगा। और रिबाउंड हैमर में हम लोग क्या करते हैं, रिबाउंड हैमर हम लोग उसमें स्ट्रेंथ चेक करते हैं रिबाउंड हैमर करके। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है कोर टेस्ट। तो IS कोर 456 में दिया हुआ है कि NDT टेस्ट का अल्टरनेटिव टेस्ट हम लोग कोर टेस्ट कर सकते हैं। तो यह कोर टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमको कोर कट करना पड़ता है। तो ये कोर कट करना, कोर टेस्ट करना, प्रोसीजर सब कुछ कौन सा IS कोड फॉलो करना पड़ेगा, तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो हम लोग कोर कट करेंगे IS 516 पार्ट 4 2018 का हिसाब से। IS 516 पार्ट 4 में सब कुछ दिया हुआ है कि कोर कट कैसे करेंगे, इसका डाया कितना रहेगा, इसका करेक्शन फैक्टर कितना रहेगा, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले कोर कट करने के लिए स्ट्रक्चर में हमको अब सबसे पहले मार्किंग करना पड़ता है। तो मार्किंग किस लिए करते हैं, अगर हम लोग अगर कहीं पे भी अगर ये कोर ले लेंगे तो क्या हो सकता है, इसी का अंदर स्टील आ सकता है या क्रैक रह सकता है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले एक स्कैनर आता है, उस स्कैनर में हम लोग चेक करेंगे कि जहाँ जहाँ स्टील नहीं है उसी जगह पर हम लोग कोशिश करेंगे कोर कट करने का। और दूसरा बात, इस कोर में अगर मान लीजिए कहीं पर क्रैक है तो उधर भी हमको नहीं लेना है, जहाँ पर क्रैक वगैरह नहीं है, स्टील नहीं आ सकता है, उधर हम कोशिश करेंगे उधर ही लेने का। और जहाँ पे आपका कॉन्क्रीट जॉइंट है वहाँ पर भी हम लोग नहीं लेंगे, एकदम एज बराबर भी हम लोग नहीं लेंगे, उस हिसाब से हमको लेना पड़ेगा। और ये सब कुछ दिया हुआ है आपका 516 पार्ट 4 में। तो हम लोग इसका डाया कितना ले सकते हैं, इसका डाया तो IS कोड 516 पार्ट 4 में दिया हुआ है। आप जो नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, मान लीजिए कि 20 mm यूज कर रहे हैं, तो 20 mm का 3 टाइम्स से ग्रेटर देन होना चाहिए। मान लीजिए तो 20 mm है तो 20 × 3 मतलब 60 mm। तो आप जो कोर ले रहे हैं तो कोर का डाया 60 mm से ज़्यादा होना चाहिए। और आपका जो लेंथ, तो ये लेंथ बाय डाया का एक रेशियो दिया हुआ है। तो आप ऐसा नहीं कि आप मतलब 200 mm का लेंथ काट लिया कोर या 50 mm का लेंथ काट लिया, ऐसा भी नहीं है। इसका जो डाया और लेंथ का जो आपका रेशियो है वो 1 से लेकर 2 इसी का अंदर आपका रहना चाहिए। तो उसी हिसाब से आपको कोर कट करना है। अब कोर कट करने का बाद हमको देखना है कि इसका जो लेंथ बाय डाया रेशियो उसका अंदर आ रहा है या नहीं। अगर आ गया तो ठीक है। अब कोर कट हो गया। कोर कट करने का बाद हमको क्या करना पड़ता है, इसको ग्राइंडिंग करना पड़ता है, क्योंकि जब हम लोग कंप्रेसिव CTM मशीन में लगाते हैं तो इसका जो सरफेस है स्मूथ होना चाहिए, एकदम प्लेन होना चाहिए। लेकिन जो दूसरा साइड रहता है, देखिए किस टाइप का है, इसमें प्लेन नहीं है, पूरा अंडुलेशन है, कहीं पे देखिए तो प्लेन सरफेस नहीं है, स्मूथ नहीं, इसलिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को ग्राइंडिंग करके पूरा प्लेन करना पड़ता है। प्लेन करने का बाद हमको क्या करना पड़ता है, इसको क्यूरिंग करना पड़ता है।
तो इसको क्यूरिंग के बारे में दिया हुआ है IS कोड 516 में, आपको 48 से लेकर 72 आवर्स तक आप लोग इसको क्यूरिंग कर सकते हैं। तो एच पर इंचार्ज वो लोग करते हैं, कोई मान लीजिए 50 आवर्स रख दिया, कोई 60 आवर्स रख दिया, तो ऐसे एज पर उसी का अंदर रख देता है। रखने का बाद क्या करना पड़ता है, इसको कैपिंग करना पड़ता है। तो कैपिंग करने के लिए डिफरेंस टाइप ऑफ मटेरियल यूज करता है, जैसे कि आपका कैल्शियम एल्यूमिनेट सीमेंट मोटर, फिर एक सल्फेट का भी आता है आपका, सल्फर मिक्सचर मेथड। तो डिफरेंस टाइप ऑफ का मटेरियल देके इसको दोनों साइड को थोड़ा सा चिपिंग किया जाता है, जैसे कि मान लो 2 mm 3 mm 1 mm ऐसा करके बोथ साइड चिपिंग किया जाता है। चिपिंग करने से क्या होता है, मान लीजिए कि हमारा सरफेस कहीं पे ग्राइंडिंग करने के टाइम स्मूथ नहीं हुआ, मैंने प्लेन नहीं हुआ अगर, तो उसको चिप कैपिंग करने के बाद वो पूरा एकदम प्लेन हो जाता है, उसमें एंडुलेशन वगैरह नहीं रहता है, पूरा स्मूथ रहता है, इसलिए हम लोग कैपिंग कर लेते हैं। कैपिंग करने का बाद जब वो हार्ड बन जाता है उसका बाद हम लोग चेक करते हैं। तो कैपिंग आप दूसरा मटेरियल से भी कर सकते हैं, लेकिन वो दूसरा जो मटेरियल आप यूज करेंगे कैपिंग करने के लिए उसका स्ट्रेंथ मिनिमम, आप जो स्ट्रक्चर का जो ग्रेड है स्ट्रेंथ है उसी का बराबर होना चाहिए। मान लीजिए आप M40 आप यूज कर किए हैं स्ट्रक्चर में, तो उसी का जो ग्रेड है वो M40 होना चाहिए। तो जब मेरा सब कुछ हो गया, होने का बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको CTM में रखते हैं। CTM में रखने का बाद हम लोग देखते हैं कि इसका फेलियर लोड कितना लोड में ये फेल होता है। तो फेल होने का बाद हम लोग उसको ले लेते हैं। लेने का बाद हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है। फॉर्मेट के क्या होता है, जैसे कि हम लोग नॉर्मली क्यूब में जो स्ट्रेंथ मिलता है, तो क्यूब का रेस्पेक्ट में हमको कोर में 25% लगभग कम मिलता है। तो इसलिए क्या करते हैं, हमको करेक्शन फैक्टर निकालना पड़ता है। करेक्शन फैक्टर जैसे कि लेंथ बाय डाया करके एक करेक्शन फैक्टर है, और एक डाया का हिसाब से करेक्शन फैक्टर है। तो डाया का हिसाब से जो करेक्शन फैक्टर है उसके बारे में भी कोड में दिया हुआ है कि अगर आपका 70 mm डाया है या उससे थोड़ा सा कम है तो आप 1.06 करेक्शन फैक्टर एज ए करेक्शन फैक्टर आप ले सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका 70 mm से 5 mm मान लीजिए ज़्यादा हो रहा है या मतलब प्लस माइनस हो रहा है, तो उसका हिसाब से 70 mm से ज़्यादा हिसाब से 1.03 आप करेक्शन फैक्टर ले सकते हैं। उसका बाद L/D मतलब लेंथ और डाया का रेशियो निकालना पड़ेगा। निकालने का बाद आपको जितना आपका ये लोड में ये फेल हुआ उसको बाद करेक्ट उसका एरिया से डिवाइड करके जो आपका एक स्ट्रेंथ मिला उसको दोनों फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा आपका कोर का स्ट्रेंथ। अब कोर का स्ट्रेंथ को हमको क्यूब का स्ट्रेंथ का हिसाब अगर लेना है तो क्या करना पड़ेगा, 1.25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करके क्या होता है उसका क्यूब का बराबर हमको इसको रिजल्ट मिल जाता है कंपेयर करके। तो इसी का हिसाब से दोस्तों आपका क्यूब कोर टेस्ट करना पड़ेगा। तो आपको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ आपका IS कोड 456 में कहाँ बोला गया है कि ये अल्टरनेटिव टेस्ट कर सकते हैं, और आपका ये कोर कट करने के लिए मशीन कौन सा है, स्कैन करने के लिए कहाँ स्टील है नहीं है उसका लिए मशीन कौन सा है। आपको मैं सब कुछ दिखा देता हूँ, कैसे कोर काटता है, कैसे इसको निकालता है, मैं सब कुछ दिखाता हूँ, अभी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको अच्छा से रीड करना पड़ेगा ये सब कोर के बारे में जानने के लिए। वो कोड है IS 516 पार्ट 4 2018। और अगर कोर के बारे में और भी कुछ आपको जानना है तो कमेंट कीजिए। और आपको जो मैं बताया NDT टेस्ट के बारे में, NDT टेस्ट के बारे में पूरा डिटेल से मैं नेक्स्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं IS कोड 456 में कहाँ है, क्या कह रहा है, और ये सब का मशीनरी, और आपको फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ फॉर्मेट में कैसे कैलकुलेशन करना है। लोग देख पा रहे हैं IS कोड 456 में क्लॉज नंबर 17.8 में दिया हुआ है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, जिसमें हम लोग UPV और रिबाउंड हैमर टेस्ट करते हैं। तो इसके लिए आपका कोड भी दिया हुआ है 13311, ये UPV के लिए, और रिबाउंड हैमर के लिए 13311 पार्ट 2। तो ये दोनों टेस्ट हम लोग कर सकते हैं जब
क्यूब फेल हो जाता है, और एसी या एनडीटी टेस्ट का अल्टरनेटिव का हिसाब से हम लोग कोर टेस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट प्रोवाइड अल्टरनेटिव्स टू कोर टेस्ट फॉर एस्टिमेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन ए स्ट्रक्चर, ऐसा करके देखिए यहाँ पूरा लिखा हुआ है। तो इसमें बोला हुआ है कोर टेस्ट कर सकते हैं आप, तो इसलिए कोर टेस्ट करते हैं। उसके बाद मैं आपको मशीन दिखा देता हूँ। ये देखिए ये जो मशीन है ये हम लोग इसमें यूपी भी चेक करते हैं। देखिए एक जगह पे आपका ट्रांसड्यूसर है, एक जगह पे रिसीवर है, इसमें एक रेज आता है इसमें, तो इसी का बारे में सबका यूपीवी के बारे में मैं आपको बाद में एक वीडियो में दिखा दूंगा, उसमें आपको मिल जाएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। और उसका बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कैलकुलेशन, कोर स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सैंपल का आईडी यहाँ लिख लेंगे, उसका बाद लोकेशन मतलब कहाँ से वो कोर लिया, और एक एक स्ट्रक्चर में हमको मिनिमम 3 कोर लेना है, वो याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ डायामीटर क्या है, उसका लेंथ क्या है, उसका मास वेट कितना है, सब कुछ हम लिख देंगे। हम लोग मास इसीलिए लेंगे क्योंकि इसका डेंसिटी भी हमको पता करना चाहिए कि लेना है कि डेंसिटी सही आ रहा है या नहीं। उसका बाद एरिया, अब एरिया के बाद आपका लोड, कितना लोड में ये फेल हो रहा है। अब लोड मिल गया आपका, एरिया भी आपको मिल गया। उसका बाद क्या करना पड़ेगा, हमको पता है न्यूटन पर mm स्क्वायर जो इसका स्ट्रेंथ है, तो उसका हिसाब से कैलकुलेशन करके आ जाएगा। उसके बाद हमको देखना पड़ेगा करेक्शन फैक्टर। तो आपको मैं ऑलरेडी बता दिया, करेक्शन फैक्टर 2 है, एक फॉर लेंथ बाय डाया का रेशियो का हिसाब से है एक, और एक सिर्फ डाया का हिसाब से। उसका बाद ये जब आपका करेक्शन फैक्टर आ गया, उसका बाद आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको निकल जाएगा। अब ये जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो आया, उसको ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद आपको करेक्टेड आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिल जाएगा। तो ये आ गया आपका कोर का। अब कोर का आपको इक्विवेलेंट क्यूब में लेने के लिए इसको 1.25 से मल्टीप्लाई करके आपका करना पड़ेगा। तो करने के बाद आपको एक्चुअल मिल जाएगा। तो ये ऐसे ही एक फॉर्मेट बना के इसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा। So thank you guys for watching this video, and please subscribe to get this type of video, and please like and comment, and I hope